जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति मेंसुरेशन और इससे पहले एक हमारी क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला पार्ट था समतलीय आकृतियाँ और दूसरा पार्ट था हमारा ठोस आकृतियाँ, जिसमें हमने समझने की कोशिश की है कौन कौन सी आकृतियों के विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कौन कौन सी आकृतियों का परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रमिति का दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार से होता है, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो फॉर्मूलों का रहता है। तो फॉर्मूलों को हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूलों को आपको रटना नहीं है, समझना है कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2D आकृतियां हैं, जितनी भी समतलीय आकृतियां, उनके फॉर्मूले। समतलीय आकृतियों के सूत्र। समतलीय आकृतियों में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। किसी समतल पर स्थित है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की चारों भुजाएं, किसी समतल पर स्थित है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। और उसके साथ साथ इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ये भुजा यदि ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। और हमने समझा वर्ग में वर्ग का हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो समझिएगा, उस क्लास में हमने पढ़ा था विकर्ण के बारे में। विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण किसी भी दो कोणों के मध्य, दो विपरीत कोणों के मध्य की जो सीधी दूरी होती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, ये दो विपरीत कोण हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। इन दोनों कोणों को मिला दिया जाए, मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उस रेखाखंड को ही हम विकर्ण कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, केवल हमें विकर्ण का फॉर्मूला चाहिए। हमें पता है ये साइड हमारे पास ए है, ये साइड हमारे पास ए है, तो डायगोनल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, हमें पता नहीं, परंतु हमें ये चीज पता है कि ये कोण कैसा है, समकोण है। और समकोण में क्या हम कर्ण ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्या ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण बराबर किसके होता है? ये साइड बराबर होती हैं ए एल स्क्वायर, तो ये रो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़कर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर बाहर आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? a√2। बात समझिएगा। तो आपके पास वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आ गया सीधा डायरेक्ट a स्क्वायर, सॉरी a√2। a यहां पर किसको शो करता है? भुजा को। आप हिंदी में इसको ऐसे बोल सकते हो, भुजा इंटू √2 होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो बात हो गई किसकी? विकर्ण की। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a/√2। उसके बाद हम बात करेंगे परिमाप की। हमने पढ़ा परिमाप कौन कौन सी आकृतियों का संभव है? समतलीय आकृतियों का, और वर्ग भी एक समतलीय आकृति है, अर्थात इसका भी परिमाप संभव है। यदि इसका परिमाप संभव है तो बताइएगा इसका परिमाप कितना होगा? तो आप बोल रहे हैं कि सर यदि हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, इस कोने से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां से यहां तक चले, तब तक हमने ए दूरी तय की, यहां से यहां तक ए और A to A
यहां से यहां तक चले तब तक 3a हो गई, और यहां से यहां तक चले तब तक टोटल 4a हो गई। ये टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास 4a। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 4a हो गई, तो हम कहेंगे ये दूरी किसके बराबर होती हैं, वर्ग के परिमाप के बराबर होती है। अर्थात वर्ग का परिमाप कितना आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया हमारे पास 4a, और इसको हम हिंदी में कहेंगे 4 इंटू भुजा। बात समझ पा रहे हो, ये परिमाप की बात हो गई। और उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सभी आकृतियों का होता है, चाहे कोई भी आकृति ले लो आप, प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो कोई भी आकृति है जैसे, तो उसमें इन दोनों भुजाओं को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो जो भी विमाएं हैं विपरीत विमाएं, उनको आपस में गुणा करने से हमें उस आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो एक तो ये विमा है और एक ये विमा है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो गया a इंटू ए स्क्वायर, और इसको हम हिंदी में लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो अभी तक हमने बात की वर्ग पर आधारित जितने भी फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। एक तो वर्ग का बनता है विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। आयतन वर्ग का संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयतन केवल उन्हीं आकृतियों का संभव है जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, वर्ग में हम कुछ भर नहीं सकते हैं, अर्थात वर्ग का आयतन संभव नहीं है। बात समझ पा रहे हो। आगे अगली हमारी जो आकृति थी वो आकृति है आयत। आयत के बारे में समझते हैं। आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भुजा लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई ही होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। ये भुजा हमारे पास चौड़ाई है, जितनी ये होगी उतनी की उतनी ये भुजा होगी। बात समझ में आ गई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ और चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। इसको एल से लिखेंगे और इसको बी से लिखेंगे। और इसमें भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। अब बताइएगा, ये हमारे पास एक डिजाइन है जो आयत है। अब मुझे बताइए इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। सेम प्रोसेस, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है एल का स्क्वायर। जैसे ये हमारे पास विकर्ण हो गई, इन दोनों कोनों की मध्य की सीधी दूरी, इसके और इसके बीच की जो सीधी दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, सीधी दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला आ गया। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद विकर्ण के बाद हम बात करेंगे परिमाप की। तो परिमाप बताइए, परिमाप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास। आपको पता है यदि हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक चले तब तक कितनी दूरी तय की हमने एल, और यहां से वापस यहां तक चले तब तक बी, और वापस यहां से यहां तक एल, और यहां से यहां तक आए तब तक 2 बार एल दूरी तय की और 2 बार ही हमने बी दूरी तय की। तो आप लिखेंगे इसको एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो एल और एल जुड़कर कितना हो गया 2l, और बी जुड़कर आ गया हमारे पास 2b। तो यहां से 2 कॉमन आ गया तो फॉर्मूला बन गया l प्लस बी। तो हमारे पास आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया, 2l प्लस बी। बात समझ पा रहे हो। और इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, एरिया की। तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे इसमें 2 साइड है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों साइडों को आपस में गुणा करेंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और ये एक आयत है, और आयत में एक साइड तो है लंबाई और दूसरी साइड है चौड़ाई। तो हम कहेंगे आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझ पा रहे हो।
और इसका भी आयतन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीज हम भर नहीं सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई वर्ग और आयत की, सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम फॉर्मूलों को आपको समझना है, रटने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सही ढंग से समझेंगे तो जितने भी फॉर्मूले हैं सभी के सभी फॉर्मूले आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं वर्त की, सर्कल की। एक डिजाइन हमारे पास आकृति है वर्त, ये इसका केंद्र है और हमने पढ़ा था केंद्र और परिधि के बीच में जो सीधी दूरी होती है उस दूरी को हम वर्त की त्रिज्या कहते हैं। बात समझना, ये वर्त की क्या है? त्रिज्या है, जिसको r से हम लिखते हैं। ये तो हो गई वर्त की त्रिज्या। इसके बाद देखिए ध्यान से, वर्त त्रिज्या के कोई भी दो स्थित बिंदु जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरे हैं, यदि हमने इसको इस प्रकार से मिलाया है, वर्त की परिधि से होकर गुजरने वाले कोई भी दो बिंदु ऐसी रेखाखंड जो वर्त की परिधि को दो स्थान पर काटती हो और केंद्र से होकर गुजरती हो, तो ऐसे रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे रेखाखंड को हम वर्त का व्यास कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो ये रेखा हमारे पास क्या है? वर्त का व्यास है, और व्यास है वो त्रिज्या का क्या होती हैं? व्यास त्रिज्या से 2 गुना होते हैं। ठीक है, जितनी त्रिज्या है उससे डबल होता है उस वर्त का व्यास। ये तो बात हो गई वर्त के व्यास की। और विकर्ण की बात करते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले विकर्ण, तो विकर्ण मैंने आपको बताया था वर्त का विकर्ण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें दो विपरीत कोने नहीं होते हैं, तो इसमें हम विकर्ण की बात नहीं करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? परिधि की बात करेंगे, क्योंकि पहले ही क्लास में मैंने इस बात को समझाने की कोशिश की, कोई भी गोल आकृति है उसके चारों ओर के माप को हम परिमाप नहीं कहते हैं, परिधि कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? और वर्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। उसके बाद हम बात करेंगे वर्त के क्षेत्रफल की, तो वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², जिसमें ये पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 या फिर 3.14। यदि आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 तो हम 3.14 रखेंगे, और पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 22/7। बात समझ पा रहे हो? चलो ये बात हो गई वर्त की। आगे बात करते हैं अर्धवर्त की। किसी भी वर्त को 2 बराबर भागा में काट दिया जाए और काटने से जो आकृति प्राप्त होती है उस आकृति को हम अर्धवर्त कहते हैं। तो यह हमारे पास एक अर्धवर्त है, और यह अर्धवर्त का क्या है? केंद्र है, और केंद्र से इस सिरे के बीच में जो दूरी है इसे हम त्रिज्या कहेंगे। और अभी हमने बात की परिधि के 2 बिंदुओं से होकर गुजरे और साथ में वो रेखा केंद्र से भी गुजरे, तो उसे हम उसका क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अर्थात ये इस अर्धवर्त का क्या है? व्यास है, ये लंबाई। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विकर्ण की, तो विकर्ण इसमें भी संभव नहीं है। उसके बाद बात करेंगे परिमाप की। इसमें अर्धवर्त में परिधि नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी गोल आकृति नहीं है। परिधि केवल जो पूरी गोल आकृति होती हैं उनके चारों ओर के माप को हम परिधि कहते हैं। बाकी शेष जितनी भी आकृतियां हैं उनके चारों ओर के माप को हम परिमाप कहेंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? परिमाप है। ध्यान से समझिएगा, परिमाप को पहले हमारे पास पूरी आकृति थी यहां से यहां तक, तो उसका
ये दूरी चारों ओर की दूरी 2 पाई r थी। अब इसकी दूरी को हमने आधा कर दिया, उसको काट दिया हमने, तो अब हमारे पास ये दूरी कितनी बची। अब कहेंगे आप यहां से लेकर आप यहां तक चलेंगे तो आप कितनी दूरी तय करेंगे, पाई r दूरी तय करेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या। उसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट होता है और यहां तक ही चलेगा और ये आकृति पूरी है, तो उसके चारों ओर का माप नहीं आया। चारों ओर का माप कब आएगा, जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं और घूमकर वापस यहां आऊंगा, तो उसे कहेंगे आप चारों ओर का माप है। मैं इस आकृति में यहां से चलना स्टार्ट होता हूं और यहां से यहां तक चलूंगा, तो ये चारों ओर का माप नहीं होगा। चारों ओर का माप कब होगा, वापिस यहां से घूमकर यहां आऊंगा, तब इसे आप चारों ओर के माप कहेंगे। तो यहां से यहां तक तो आपको पता चल गया, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, पाई r है, और ये इसका केंद्र है। यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, r है। तो आप कहेंगे r और r ये कितनी हो गई, 2r। बात समझ पा रहे हो क्या भाई। यहां से यहां तक टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, पाई r प्लस 2r, और यही अर्धवर्त की परिमाप होता है, यही अर्धवर्त का परिमाप होता है। तो अब हमारे पास अर्धवर्त की परिमाप का फॉर्मूला आ गया, पाई r प्लस 2r। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना होता है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। अब हमने इस भाग को काट कर आधा कर दिया, तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल में आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा। केवल ध्यान परिधि में रखना है, सॉरी परिमाप में रखना है, अर्धवर्त के परिमाप में, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो पाई r ही होगी, परंतु इसमें ये दूरी भी ऐड होगी। यहां से यहां तक पहुंचेगा तब ही चारों ओर की दूरी मानी जाएगी। बात समझ पा रहे हो। तो ये तो बात हो गई वर्त की और अर्धवर्त की। वर्त और अर्धवर्त से संबंधित है हमसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी चर्चा जब हम वर्त पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे। अभी तो हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि वर्त और अर्धवर्त पर किस किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इनको समझने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज को समझते हैं। समतलीय आकृतियों में अभी तक हमने 4 आकृतियों के बारे में पढ़ा। अगली जो आकृति है हमारी वो है त्रिभुज। पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए त्रिभुज को। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। कैसी भी हो सकती हैं 3 भुजाएं, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती हैं। कोई भी आकृति है 3 भुजाओं से घिरकर यदि बंद है तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, ये एक हमारा त्रिभुज है। बात समझ पा रहे हो। त्रिभुज को हमने 2 आधार पर बांटा है। एक तो त्रिभुज को कोणों के आधार पर बांटा है और एक त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांटा है। तो हम दोनों आधारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज है हमारे पास, इसको 2 आधार पर बांट रहे हैं। पहला आधार हो गया कोण को ले लेते हैं अपन, कोणों के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, साइड एंड एंगल। अब समझिएगा कोणों के आधार पर कैसे बांटा, इस बात को समझने की कोशिश करना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को कह दिया समकोण त्रिभुज। बात समझ पा रहे हो क्या। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो ऐसे कोण को तो कह दिया ये एक समकोण त्रिभुज है। आगे हम बात करते हैं समकोण के बाद। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ये भी 90 डिग्री से कम, ये भी 90 डिग्री से कम और ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण को हमने क्या कह दिया, न्यून कोण त्रिभुज। और उसके बाद
ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या दिया, ये तो अधिक कोण त्रिभुज है। बात समझ पा रहे हो क्या? हमसे पूछा समकोण त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। इन तीनों कोणों के बारे में हमसे पूछा हुआ है। अभी तक ये बात की हमने किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। अब समझते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांट रहे हैं वापिस। सबसे पहला पार्ट है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को का समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। उसके बाद ऐसा कोण जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। एक तो ये भुजा और एक भुजा, ये भुजा कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल है और तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। नाम से स्पष्ट है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। बात समझ पा रहे हो क्या? तो अभी तक हमने बात की त्रिभुजों को बांटा है भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर, क्योंकि हम फॉर्मूलों के बारे में समझना चाहते हैं। जब हम इसके बारे में और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, परंतु जब हम त्रिभुज की बात करेंगे उस टाइम इसके बारे में और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। अभी तो हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल कि त्रिभुज पर बेस फॉर्मूले कौन कौन से बन सकते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण तो पहले ही क्लास में स्पष्ट हो गया कि इन आकृतियों का विकर्ण समबाहु नहीं है, तो विकर्ण को कीजिए कैंसिल, क्योंकि त्रिभुज का विकर्ण समबाहु ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो विकर्ण का फॉर्मूला नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे परिमाप की। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी समतलीय आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों का परिमाप होता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो फिर से त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों भुजाओं का जो माप होगा वही उसका परिमाप होगा। तीनों भुजाओं का माप है, ठीक है। तीनों भुजाओं को जोड़िए, जोड़ने से जो हमें लेंथ प्राप्त होगी, जो लंबाई प्राप्त होगी, वही उसका क्या है? परिमाप है। बात समझ पा रहे हो? ये बात हो गई परिमाप की। और अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल है। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास ये कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, यहां सामने लिख रहा हूं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, √3/4a²। और उसके बाद में अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 √4a² - b²। और यहां पर जो a है वो जो समान भुजा है, जैसे इसमें मैंने बताया था आपको
ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, अर्थात ए क्या है, समान भुजा है, जो शेष अन्य भुजा है वो बी है। बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को समझना। जब भी आपसे बोला जाए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, ठीक है। और ये सूत्र आप किसी भी स्थिति में लगा सकते हो, परंतु इस फॉर्मूले का ज्यादातर उपयोग किया जाता है जब हमें अलग अलग भुजा दे रखी है। जैसे देखिए इसमें ए, बी और सी तीनों साइड है, तीनों भुजाएं हैं, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, हीरोन का फॉर्मूला। इसमें ये तो आपको पता चल गया ए, बी और सी तो क्या है, ये हमारे पास साइड है, परंतु यहाँ पर एक जो एस लिखा हुआ है इसके बारे में आप नहीं समझे। एस होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। परिमाप तो आपको पता है, जैसे इन तीनों साइडों का a + b + c होता है, और अर्ध का मतलब इसको आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप बन जाएगा। अर्थात s क्या है, a + b + c/2 होगा। तो अभी तक आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और उसके बाद जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है √3/4 a², इसका फॉर्मूला भी इससे ही बना है। यदि आपको हीरोन का फॉर्मूला आता है तो इसकी सहायता से ये जितने भी त्रिभुज है इनका एरिया आप ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कौन सा है, वो हमारे पास है हीरोन का सूत्र है। बात समझ पा रहे हो? हीरोन का फॉर्मूला एक ऐसा है जिसकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, हमें साइड दे रखी है। तो चलो ये बात हो गई उस आकृति की, तीसरी आकृति की, और आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो अगली हमारी समतलीय आकृति है चतुर्भुज, उसके बारे में। और वॉल्यूम इसका भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, त्रिभुज का भी। तो आपको ध्यान रखना है इसके विकर्ण का फॉर्मूला संभव नहीं है, आयतन का फॉर्मूला संभव नहीं है, परिमाप त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजाओं को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने से जो योग प्राप्त होगा उसे हम उस त्रिभुज का परिमाप कहेंगे। और उसके बाद क्षेत्रफल की बात की, क्षेत्रफल में मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको समझाने की कोशिश की समबाहु त्रिभुज की, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास √3/4 a²। उसके बाद हमने बात की समद्विबाहु त्रिभुज की, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। और सबसे लास्ट में हमने बात की विषमबाहु त्रिभुज या फिर किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला जिसमें आपको तीनों भुजा के बारे में पता हो। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो भी तीनों भुजाएं आप a का मान भी a हो जाएगा, b का मान भी a हो जाएगा और c का मान भी a हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें a का मान भी a हो जाएगा, b का मान a हो जाएगा और c का मान b हो जाएगा। तो ऐसे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से याद कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में समझते हैं।
चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज समझिएगा, चार भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति है, बंद आकृति है, तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। चलो देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर है चतुर्भुज, समझते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो और बराबर हो। तो आप कहेंगे सर ये कंडीशन तो हमने आयत में भी पढ़ी थी। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो तथा बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, ऐसी आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत में और समांतर चतुर्भुज में इतना फर्क है कि इनके बीच में वो कोण था 90 डिग्री का था, इसके बीच में ये कोण कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। केवल कंडीशन इतनी है कि इसके ये भुजा और ये भुजा समांतर भी होगी और समांतर के साथ साथ बराबर भी होगी, ये भुजा और ये भुजा भी समांतर होगी। तो ऐसी जो भी आकृतियां होती हैं उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ पा रहे हो। और जब भी आपसे पूछा जाए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि विकर्ण और वॉल्यूम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जब बात करेंगे परिमाप की, तो किसी भी आकृति का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो उससे हमें उस आकृति का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। विशेष इसमें है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। बात समझ पा रहे हो क्या? यदि आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो इससे हमें इस चतुर्भुज का एरिया प्राप्त हो जाएगा, क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ये आपके पास दो त्रिभुज है, इन दोनों का त्रिभुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करके ऐड कर कर भी आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकती हो। तो ये तो बात हो गई समांतर चतुर्भुज की। आगे हम बात करते हैं सम चतुर्भुज की। देखिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज किसे कहेंगे? एक प्रकार का आयत ही है। फर्क इतना, उसमें 90 डिग्री होता है और इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। और सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनखंड है। गुणनफल। आगे बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे समलम चतुर्भुज की। ध्यान से समझिएगा समलम चतुर्भुज के बारे में। क्या होता है समलम चतुर्भुज? ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा केवल समांतर होनी चाहिए, बराबर कोई जरूरी नहीं, बराबर नहीं होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। और जो शेष है वो भुजा समांतर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है तो ये भुजाएं आपस में समांतर नहीं होगी। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। बात करते हैं समलम चतुर्भुज की, तो ये भी एक समलम चतुर्भुज है। देखिए जैसे क्योंकि ये वाली साइड है और ये वाली साइड आपस में समांतर है तो हम कहेंगे ये भी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, जब भी समलम चतुर्भुज की, सॉरी ये भी एक समलम चतुर्भुज है,
तो जब भी आपसे समलंब चतुर्भुज के बारे में पूछा जाए तो समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। बीच की दूरी कौन सी? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? जैसे हम डी ले लेते हैं और समांतर भुजा एक तो यह है और दूसरी यह है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समांतर भुजाओं का तो योग ए और बी को जोड़िए और उसका गुणा किसके साथ कीजिए? दूरी के साथ कीजिए, डी के साथ कीजिए। बात समझ गए क्या? तो ये समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार का और चतुर्भुज होता है जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसा चतुर्भुज जो वर्त के अंदर बना हुआ हो और वर्त की परिधि पर चारों जगह काटता है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अब समझिए चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता है कि ये चारों वर्त की परिधि पर चारों बिंदुओं पर मिलना चाहिए। चारों बिंदु वर्त की परिधि पर मिलने चाहिए। यदि मिलते हैं तो ही उस आकृति को हम वर्त कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है हीरोन का फॉर्मूला ही। इसमें जैसे ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो चार साइड है, तो हम कहेंगे ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चक्रीय चतुर्भुज का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है कि जितने भी समतलीय आकृतियां हैं उन पर बेस जितने भी आकृतियों के फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को किस प्रकार से याद किया जाए, किस प्रकार से समझा जाए। रटना हमें नहीं है, इनके फॉर्मूलों को समझना है। समझेंगे तो सही ढंग से इनके क्वेश्चन में भी हमें हेल्प मिलेगी और हमें याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।